वेलकम बैक टू माय चैनल कैड कैम मेंटोर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा पावर मिल का ट्यूटोरियल नंबर 83 है और 3 एक्सिस के अंदर मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगा कि 10 मॉडल मुख्तलिफ होंगे जिसमें डाई और पार्ट प्रोग्राम होगा। उनको मैं मुकम्मल प्रोग्रामिंग उसकी आपके सामने करके दिखाऊँगा ताकि आपकी लर्निंग हो सके। तो उसमें हमारा ये आज तीसरा पार्ट है, तीसरी डाई है जिसको हम मशीन करने वाले हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं जो भी इसके अंदर पार्ट यूज़ करूँगा उसका मॉडल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस के लिए और उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा। पिछले मॉडल की तरह ये मॉडल जो है इसके अंदर भी ये सूरत हाल है कि इसको आप गूगल ड्राइव से अपलोड ना करें, बल्कि ये पावर मिल की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। आप वहाँ से जाके इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे इंपोर्ट करना है, फ़ाइल के अंदर जाएंगे, इंपोर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एग्जाम्पल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हेडलैम्प डॉट डी जी के ये फ़ाइल होगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो जिस तरह मेरे पास ये स्क्रीन के अंदर आई है इसी तरह आपके पास भी ये आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसको हमने मशीन करना है। मशीन करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी ओरिएंटेशन रिक्वायर होती है। ओरिएंटेशन से मुराद ये होता है कि एक्स और वाई हम जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ पर हो, और जी की लोकेशन हम जहाँ पर रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं टॉप पे हो, बॉटम पे रखना चाहते हैं तो बॉटम पे हो। अच्छा, इसकी देखें एक्स और वाई की पोजीशन जो है ये ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मशीन के ऊपर जो इसकी लॉन्ग साइड है उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग करूँ और जो इसकी शॉर्ट साइड है उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग करूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, एडिट के अंदर आएंगे और रोटेट करेंगे अलॉन्ग जी एक्सिस 90 डिग्री। तो ले जनाब, इसकी साइड जो है वो ठीक हो चुकी है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो लॉन्ग साइड है। अब दूसरी चीज़ जो हमने इसमें चेक करनी होती है, हमने अपना वर्क प्लेन इसमें सेंटर के अंदर प्लेस करना है। उसका एक तरीक़ेकार जो कि पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको करके दिखाया है, सिंपली ब्लॉक कैलकुलेट करें और यहाँ से हमारे पास एक वर्क प्लेन की ऑप्शन आती है, वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, जो कि अभी हमारे पास डीएक्टिवेट है। ये एक्टिवेट तब होगी जब हम ब्लॉक को कैलकुलेट करवाएंगे। मॉडल हमारे पास आ गया। अच्छा, ये तो मैंने ऑप्शन आपको पहले बताई है, अब मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। अब आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं नए तरीके से बताऊंगा कि आप ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं। नया तरीका तो नहीं है, मेरे रिसेंट लेक्चर के अंदर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब ओरिएंटेशन कैसे करनी है। जॉब सेटअप मेरा ख्याल है ट्यूटोरियल नंबर 2 है पावर मिल की सीरीज़ के अंदर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। सबसे पहले हमने जी की लोकेशन देखनी है जो कि टॉप पे होनी चाहिए। मॉडल के अंदर आएंगे और प्रॉपर्टीज़ को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर देखें जो फ़र्क है वो 29.69 है। ठीक है, इसको हमने कॉपी करना है और इसको हमने ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए इसको कॉपी करें, मॉडल के ऊपर आएँ, राइट क्लिक करें, एडिट के अंदर आएंगे, मूव के ऊपर क्लिक करेंगे, जी के ऊपर क्लिक करेंगे, वो जो वैल्यू है उसको पेस्ट करेंगे और शुरू में माइनस लगा के ओके कर देंगे। अब दोबारा से मॉडल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे, ये देखेंगे ये ज़ीरो हो चुकी है। ठीक है, इसको आपने ज़ीरो करना होता है जब आपने अपने वर्क प्लेन को टॉप के ऊपर रखना होता है। अच्छा जी, अब एक्स और वाई को सेंटर में लाना है। उसके लिए क्या करना है, फिर से प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे, कैलकुलेटर साथ ही खोल लेंगे और इसमें देखें कि वाई के अंदर और जो माइनस और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है, दोनों को आप कैलकुलेटर की मदद से फ़र्क निकालेंगे। इनका 72.66 और 77.35, इन दोनों का फ़र्क जो है वो -4.69 है। इसको हम करेंगे 2 पे तकसीम। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम मूव करेंगे, इसको हम कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे कैलकुलेटर से और आएंगे मॉडल के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, मूव करेंगे और वाई के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम ये वैल्यू फीड कर देंगे। अच्छा, अब ये देखें माइनस वाली जो वैल्यू है ये छोटी है और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो बड़ी है। तो जो छोटी वैल्यू होती है आपने यहाँ पर वो लिखनी होती है, उसका साइन लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि -72 छोटा है, तो यहाँ पर भी हम साइन छोटी वाली वैल्यू का ही लगाएंगे। तो ये जनाब हमारा वाई भी सेंटर हो चुका है। अब हमने करना है एक्स, उसको सेंटर। तो उसको सेंटर करने के लिए 176.5 और -153.5, ये देखें जनाब यहाँ पर है 153.5, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, ये फ़र्क निकला दोनों का, इसको करेंगे 2 पे तकसीम तो 11.5 हमारे पास साइज़ आया है जिसको हमने शिफ्ट करना है एक्स को सेंटर करने के लिए। फिर से मॉडल के ऊपर जाएंगे, एडिट करेंगे, मूव करेंगे, एक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। अब देखें
बड़ी वाली जो वैल्यू है हमारे पास 176 है और छोटी वाली 153 है। तो यहाँ पर हम छोटी वाली वैल्यू का साइन लगाएंगे -11.5। तो ये अब हमारा एक्स और वाई सेंटर हो चुका है। वेरीफाई करने के लिए फिर से हम प्रॉपर्टीज़ को दोबारा ओपन कर लेंगे। तो ये देखें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में बराबर हो चुकी है। इसी तरह वाई के अंदर भी यही सूरत हाल है, जेड के अंदर भी यही सूरत हाल है। ये थी इसकी ओरिएंटेशन जो कि हमने कर लिया। अब हमने इसका ब्लॉक जो है उसको कैलकुलेट करवाना है। ब्लॉक को सिलेक्ट करके कैलकुलेट किया और एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखें ब्लॉक मैंने हाइड किया हुआ था, इसको अनहाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा जनाब कि आपका ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है। अच्छा, अब इसको मैं बता दूँ, इसको मैं मशीन करूँगा 4 टूल्स के साथ। रफ़ करवाऊँगा मैं एंडमिल 16 के साथ। उसके बाद जो फिनिशिंग है वो मेरी होगी इसमें हमारे पास रफ़ करवाऊँगा मैं एंडमिल 16 और एंडमिल 8 के साथ। और फिनिशिंग होगी इसकी बॉल नोज 8 और बुल मिल जिसको टिप रेडियस टूल भी कहते हैं 8 mm, यानी 8 mm के टूल्स के साथ मैं इसकी फिनिश और रफ़ करवाऊँगा और एंडमिल 16 के साथ इसकी मेजर रफ़ करवाऊँगा। तो सबसे पहले डाटाबेस के अंदर आएंगे और मेरी ये जो टूल्स जिनको मैंने डाटाबेस में सेव किया हुआ है इनको हम 1 बाय 1 क्रिएट कर लेंगे। बॉल नोज 8 भी चाहिए मुझे, इसको भी क्रिएट करेंगे। एंडमिल 8 चाहिए, इसको भी क्रिएट करेंगे। और बुल मिल 8 ये भी चाहिए, इसको भी क्रिएट करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। तो ये मेरे पास 4 टूल आ चुके हैं जिनकी मदद से मैं इसमें रफिंग और फिनिशिंग करवाऊँगा। एंडमिल 16 ये सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टूल पाथ्स के अंदर आना है और यहाँ पर 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, बल्कि इससे भी पहले एक काम करना है कि ये जो नीचे आपको पॉकेट नज़र आ रही है, इसी तरह ये जो पॉकेट नीचे नज़र आ रही है, इसको हम बाद में एंडमिल 8 के साथ मशीन करेंगे। मशीन करेंगे। इसी तरह फिनिश भी बाद में ही करेंगे। अच्छा, अब इसमें मैंने ये चीज़ तो आपको बाद में बतानी थी लेकिन मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। वो ये है, आपको यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक कैविटी नज़र आ रही है। इसी तरह यहाँ पर ये एक कैविटी है, ये एक कैविटी है। ठीक है, ये कैविटीज़ हम मशीन में नहीं क्लियर कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये कैविटी, इनका ये जो डिस्टेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पिलर खड़ा हुआ है, इसका इधर से डिस्टेंस जो है ये बहुत कम है। मैं आपको मैयर करके दिखा देता हूँ जनाब, अगर आपको शक है तो। ये देखें, मैयर किया, यहाँ से पकड़कर यहाँ तक 3.6 है। अब मुझे बताएं कि मैं इसको मशीन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 3.6 या 4 मिलीमीटर का कटर चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे 4 मिलीमीटर के कटर के लिए लॉन्ग कितना चाहिए, वो 80 मिलीमीटर लॉन्ग चाहिए। ठीक है, 80 मिलीमीटर लॉन्ग मुझे कटर चाहिए। तो अब आप एंडमिल 4 का अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो मशीनिंग नहीं करेगा, बार बार टूटेगा। तो इसको मशीन करना तो कैसे करें? इसको मशीन करने के लिए हम जनाब कोर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। हम इसी शेप का इलेक्ट्रोड बनाते हैं एक, ठीक है, और ईडीएम मशीन जो होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, उसकी मदद से इस जगह के ऊपर हम डिस्चार्ज मशीनिंग की मदद से ये शेप बना लेते हैं। अब इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं और इलेक्ट्रोड की मशीनिंग कैसे करते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हिस्से हैं ना, इनको हम मशीन नहीं करेंगे। तो अब इनका इम्प्रेशन आएगा, ठीक है, इम्प्रेशन आ जाता है उसका कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका इम्प्रेशन भी ना आए फिनिशिंग के अंदर, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। क्या करना है उसके लिए, हमने पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको करना है सेव। कंट्रोल एस किया और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर मिल के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पर मैं 015 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे अब मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में ये भी बताना था कि आप अगर पावर मिल में अगर आपको थोड़ी बहुत मॉडल के अंदर थोड़ी सी मॉडलिंग भी करनी पड़ जाए, ठीक है, मॉडलिंग शशके वाली मॉडलिंग नहीं, मतलब 3D मॉडलिंग, तो उसमें आपने करना क्या है कि इसको सेलेक्ट करना है, ये जो सरफेस है जिसको आप मॉडल करना चाहते हैं। जैसे ये अब, अच्छा, जिस तरह ये हमारे पास कैविटी है ना, इसी तरह ये भी एक जगह है, ये मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ये भी एक जगह है। यहाँ पर नीचे जाकर डिस्टेंस सिर्फ 2 mm रह जाता है। इसको भी हम 2 mm के कटर से मशीन नहीं कर सकते, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड लगेगा, इसलिए हम इसको भी बंद कर देंगे सरफेस लगा के। अच्छा जी, आपने ये सरफेसेस जितनी भी हैं जो कि इलेक्ट्रोड से मशीनिंग होंगी, इनको हम करेंगे सेलेक्ट और राइट क्लिक करके सरफेस मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे।
सरफेस मॉडलिंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो सरफेस है ये इंपोर्ट हो जाएगी पावर शेप के अंदर या पावर मिल मॉडलिंग के अंदर। ये देखें ऑटोडेस्क पावर मिल मॉडलिंग के अंदर ये इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब आपने वो सरफेसेस बंद करनी है जहाँ पर आप मशीनिंग नहीं करना चाहते। कैसे करनी है? कंट्रोल टी दबाना है। तो कंट्रोल टी दबाकर आप ये सरफेस जो है इस एज को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर देखें एक ऑटोमेटिक एक सरफेस प्लेट हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी। टेंजेंट टू सरफेस इसको आप अनचेक करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये एज सेलेक्ट करें, अप्लाई करें। इसी तरह इस एज को सिलेक्ट करें, देखें वो पावर मिल खुद ही वहाँ पर सरफेसेस को जनरेट करता जा रहा है जहाँ पर हम एज के ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके एज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर भी एक सरफेस अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह इस एज के ऊपर क्लिक करें तो सरफेस अप्लाई हो गई। इसको भी हमने बंद करना है। अब इस केस में क्या करना है? ये एज सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के रखना है, ये वाला जो एज है इसको सिलेक्ट कर लेना है तो ये भी हमारा फिल हो गया। अप्लाई करेंगे। इसी तरह इस एज को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के रखना है, दूसरे एज को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये सरफेस जो है ये भी क्लोज हो चुकी है। अप्लाई करेंगे, ओके कर लेंगे। तो ये तकरीबन जितनी हम कैविटीज़ थी जिनके ऊपर हम मशीनिंग नहीं करना चाहते थे हमने उनको बंद कर दिया। ये देखें आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का गुड का निशान नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें पावर मिल जो है ये हाईलाइट हो रहा है। वो कह रहा है जी सरफेस आपकी पावर मिल के अंदर जा चुकी है। अब इसमें देखें ये सरफेस आपकी बंद हो चुकी है, हमने सरफेस लगाई है तो ये सारी सर्विसेज जो हैं जिनको हम क्लोज़ करना चाहते थे ये कम्प्लीटली बंद हो चुकी हैं। अब हमने चलाना है यहाँ पर रफिंग का टूल पाथ। सर्फेसेस को बंद करके हमने चलाना है यहाँ पर रफिंग का टूल पाथ। अब आएंगे टूल पाथ्स के अंदर 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। चीज़ें सारी मैंने आपको बता दी हुई हैं जी ऑफसेट एरिया क्लियरेंस के अंदर। मैं सिर्फ आपके सामने परफॉर्म करूँगा और आप जस्ट देखेंगे। लिंक्स को लीड इन को कंट्रोल करते हैं जनाब, रैंपिंग लगाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो कि सेफ़ हमने अपने टूल को सबसे पहले सेव करना है। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करने की बजाय वो स्लो बनाते हुए जाएगा लीड इन की मदद से, रैम की मदद से ऑन सरफेस करके कैलकुलेट करते हैं इसको। अच्छा ये कैलकुलेशन में मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ले जी ये ऑफसेट एरिया क्लियरेंस का टूल पाथ हमारा जनरेट हो चुका है। अगर किसी को शौक है जी मैंने इसका व्यू मिल भी देखना है तो वो खुद देख सकता है। इंपोर्ट करके जिस तरह मैंने सारी चीज़ें परफॉर्म की हैं वो खुद ही इसके व्यू मिल को देख सकता है कि इसका व्यू मिल रफिंग के बाद किस तरह का नज़र आएगा। टाइम थोड़ा है इसलिए मैं आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में ही बताऊँगा, जो बाकी शशके वाली चीज़ें हैं वो आप खुद करें। रफ़ एंड मिल 16 ये हमने रफ़ कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी फिनिशिंग की तरफ। पहले हम करते हैं ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको मशीन करते हैं। अच्छा फिनिश करवाते हैं, सॉरी। अच्छा इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने एंड मिल 16 के साथ इसके ऊपर मशीनिंग की थी तो ये जो स्लोपी एरिया है ये वाला, यहाँ पर ये वाला स्लोपी एरिया, इसी तरह ये वाला स्लोपी एरिया, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा बच चुकी होगी। रिमेनिंग मटेरियल कैसे देखते हैं कि जी कौन कौन सा मटेरियल कहाँ कहाँ पे बचा है, इसके बारे में मैंने ट्यूटोरियल नंबर 82 के अंदर बताया हुआ है और बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। आप मेरा वो ट्यूटोरियल देख के आपको पता लग जाएगा कि रिमेनिंग मटेरियल कैसे देखना है। तो बहरहाल अभी इसके अंदर दोबारा से मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा ये मैंने आपको बताना था, ये आपने अब यहाँ पर मटेरियल ज़्यादा है, मटेरियल को यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर चलाएंगे पहले रास्टर का प्रोग्राम। ठीक है, रास्टर का प्रोग्राम इस तरह चलेगा, तकरीबन वाई एक्सिस के लॉन्ग ये रास्टर का प्रोग्राम हम चलाएंगे और उसमें हम स्टेप ओवर ज़्यादा रखेंगे। बल्कि कुछ सरफेसेज हैं जिसके ऊपर हमें रास्टर जो है वो हमें चलाना पड़ेगा इस एक्सिस इस तरह, यानी इस सरफेस के लॉन्ग, और कुछ सरफेसेज हैं जिसमें हमें ऐसे चलाना पड़ेगा। तो ये तकरीबन ये सरफेस जो है ये गड़बड़ करेगी, इसको हम अलहदा चला लेते हैं। पहले कैसे चलाना है इसको हम करेंगे,
बाउंड्री क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम पहले यूज़र डिफाइन बाउंड्री और यहाँ से कंपोजिट कर्व सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस कर्व को स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन ये हमारी कर्व इसके लॉन्ग नहीं बनेगी क्योंकि ये सरफेस एक है, हमें इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। इस सरफेस को मॉडलिंग की मदद से हम सरफेस को तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, ये सरफेस सेलेक्ट की, ये हम आएंगे सरफेस मॉडलिंग के अंदर। लें जी, पावर मिल मॉडलिंग हमारा ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है वायर फ्रेम के अंदर, एक लाइन सेलेक्ट करनी है, इस की पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस की पॉइंट तक लेके जाना है। एडिट के अंदर आएंगे, सिलेक्शन को जो हमारा टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कीप बोथ की ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ये सरफेस जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें, ये अब हमारी सरफेस जो है ये अभी अलहदा हो चुकी है। बल्कि इसमें कोई मसला है जिसकी वजह से ये अलहदा नहीं हो रही, टाइम शॉर्ट है। हम किसी और तरीके से इसको मशीन करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले बनी हुई बाउंड्री को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर यूज़र डिफाइंड बाउंड्री बनाते हैं। मॉडल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जनाब हमारी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है एजेस के अलोंग। अब हमने पहले यहाँ पर चलाना है टूल पाथ रास्टर का विद द हेल्प ऑफ एंड मिल। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, फिनिशिंग के अंदर आएंगे और रास्टर टूल पाथ हमारे पास है यहाँ पर रास्टर फिनिशिंग। ओके, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जनाब हम इसकी डायरेक्शन करेंगे 2 वे। टॉलरेंस 0.05, थिकनेस हम इसमें रखेंगे जितनी हमने बॉल नोज के साथ क्लियर करनी है 0.15। ठीक है, इसको हम 0.15 यहाँ पर भी कर देते हैं। यानी ये है हमारे पास एक्सियल और ये रेडियल है। स्टेप ओवर की वैल्यू इसमें हम करेंगे 3 और हाई स्पीड मशीनिंग बाकी सारी चीज़ें जो हैं, लिंक्स को हम कंट्रोल करेंगे ऑन सरफेस। और अब हम टूल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड मिल 8 का। ले जी, कैलकुलेट करते हैं। लो जनाबे वाला, यहाँ पर हमारा जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन ये इतनी लंबी लंबी लाइनें इसमें क्यों आ रही हैं, वो मेरा ख्याल है रैंपिंग की ऑप्शन हमने इसमें ऑन की हुई है। एडिट करेंगे, लीड इन के अंदर आएंगे और रैंपिंग के ऑप्शन को हम ख़त्म करके फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा टूल पाथ बेहतरीन किस्म का इसमें बन चुका है। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये जो टूल पाथ हमने बनाया है ये भी इसमें लाइनें देगा हमें। तो लाइनों से बचने के लिए हम एक टूल पाथ ऐसे बनाएंगे और दूसरा टूल पाथ हम किसी और डायरेक्शन में बनाएंगे। इसको हम देते हैं सेमी फिनिश का नाम। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, फिनिश, रास्टर फिनिशिंग। ओके, अभी हमें एक और टूल पाथ बनाना पड़ेगा जिसकी जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के लॉन्ग होगी, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो यहाँ पर फिक्स्ड एंगल में हम 90 डिग्री करेंगे और इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। ले जी, ये टूल पाथ आपका रेडी हो चुका है। अब आप ये 2 टूल पाथ चलाएंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये पूरे फेस से ना आपका मटेरियल काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका होगा। यानी पावर इसमें जो आपका है जो बॉलों चलाएंगे उसको ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी है जी सेमी फिनिश एंड मिल 8, इसको एंड मिल 8 के नाम से मैं बना देता हूँ। ये 2 टूल पाथ हम सेमी फिनिश के चलाएंगे इसकी टॉप के ऊपर। अच्छा जी, ये अब हो गया इसके टॉप के ऊपर। अब हम इसी टॉप के ऊपर बी बोनस 8 का चलाकर इसको फिनिश कर देंगे रास्टर फिनिशिंग की मदद से। फिनिशिंग, और यहाँ पर हम रास्टर फिनिशिंग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब हम टूल सेलेक्ट करेंगे बोलनोज 8 का। अब हम जो स्टेप ओवर की वैल्यू है उसको 0.2 करेंगे और थिकनेस जो है वो हम इसमें 0 कर देंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो लें जनाब, ये आपका पूरे का पूरा फेस ऊपर से जब आप इसको मशीन करेंगे बोलनोज 8 के साथ तो बेहतरीन किस्म की फिनिशिंग आएगी। ऐसी फिनिशिंग आएगी जिस तरह मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया कि आपकी अपनी खूबसूरत शक्ल मेटल के अंदर से आपको नज़र आएगी। ऐसी खूबसूरत किस्म की पॉलिश आपको जो है वो नज़र आएगी इसमें सरफेस। ले जी, फिनिश BN 8
बॉल नोज 8 के साथ आपने फिनिश करवाया इस एरिया को। अब हम इस बाउंड्री को कर देते हैं हाइड, और अब हमारा टारगेट है अंदर वाली जो हमारी सरफेसेस हैं वो क्या करना है। इसमें ये वाली जो सरफेस है इसको हमने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। ये जितनी भी सरफेसेस हैं इसको हम पहले फिनिश करवाएंगे। पहले ये फिनिश होंगी, उसके बाद इस तरफ आएंगे। ये जनाब ये सरफेस जो है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री। कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री क्या होती है डिटेल के साथ मैंने अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, आप उसको देख के तो वहाँ से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस्तिफ़ादा उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसमें इसका मतलब होता है फ़ायदा हासिल करना, यानी बेनिफिट लेना। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूँ, काफ़ी लोग हिंदी मीडियम भी हैं तो उनके लिए ये है कि इस्तिफ़ादा बेनिफिट लेना। अच्छा जी, ये बाउंड्री हमारी बन गई है। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, फिनिशिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे 3D ऑफसेट फिनिशिंग। इस टूल पाथ को हम यूज़ करेंगे। वैसे तो ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि आप 3D ऑफसेट फिनिशिंग इस्तेमाल करें क्योंकि ये सरफेस हमारी 3D है। मैंने 3D ऑफसेट फिनिशिंग के लेक्चर में आपको बताया था कि जब हमारे पास इस तरह की शेप आ जाए जो कि 3D के अंदर हो तो वहाँ पर कोशिश यही करनी चाहिए कि 3D ऑफसेट फिनिशिंग ही इस्तेमाल करें। हद्दुल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में मसला आ रहा है या थोड़ा सा आपका टूल पाथ बेहंगम बना है तो फिर आप चाहे ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट ही इस्तेमाल करें। 3D ऑफसेट फिनिशिंग को हम यूज़ करेंगे। ओके करें। लो जी, यहाँ पर आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे, स्पायरल की ऑप्शन आप कर दें। बाकी ये वाली ऑप्शन मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, एनी करेंगे इसको। स्टेप ओवर 0.25 या 0.3 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअल मशीनिंग पैरामीटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी कस्प हाइट ज़्यादा है, ये देखें ये कस्प हाइट है ज़्यादा है तो आप इसको बड़ा कम कर सकते हैं। 0.3 काफ़ी है, 8 mm का कटर है हमारा, तो 0.3 से हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ये सिलेक्ट करें और उसके बाद हम आएंगे लिंक्स लीड इन के अंदर रैम की ऑप्शन हमारी अनचेक है। ऑन सरफेस स्कीम कैलकुलेट करेंगे जनाब। ले जी, खूबसूरत किस्म का हमारा टूल पाथ बन चुका है हमारी अंदर वाली सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये जो सरफेस है ये वाली, ये अगर बंद ना की होती ये वाली या ये वाली जो नीचे वाली मैंने बंद की है, तो आपका 3D ऑफसेट फिनिशिंग का टूल पाथ इतना बुरा किस्म का बनना था कि देख के आवाज़ारी होनी थी आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है ये सरफेस बंद की है। मुझे पता था कि ये आपको हर्डल आएगी। 3D शक्ल हो ना सरफेस के जो सरफेस 3D शक्ल के अंदर हो, कर्वेचर की शक्ल में हो, उसको कोशिश करें पूरे के पूरे को मशीन करें। अब ये देखें ये सेंटर में टोया आ गया, ये भी एक टोया आ गया, ये हर्डल आ गई। अब टूल पाथ क्या होगा कि इधर से जाएगा, पहले इसके अंदर जाएगा, फिर ऊपर से निकलेगा, फिर जाएगा, लेकिन ये जब अब ये इस सरफेस के अंदर जाएगा तो यहाँ पर एक डेंट डालेगा और जब इस सरफेस से बाहर आएगा तो यहाँ पर एक डेंट डालेगा। यानी ये थोड़ी सी यहाँ पर बेहंगमी सी जो है सिचुएशन बन जाएगी। उससे बचने के लिए मैंने इसको बंद ही कर दिया था। ठीक है, आड़े आने वाली चीज़ को उड़ा ही दें। ठीक है जी, ये फिनिश है पॉकेट 1। अब इस पॉकेट की बारी है। ये जो है आपने ये सरफेस सारी सिलेक्ट कर लेनी है। अच्छा जी, ये देखें ये वाला जो है छोटा सा एरिया, ये हमने इसको बंद नहीं किया। बहरहाल इसको बंद ना भी करें खैर है। यहाँ पर एक बाउंड्री बनेगी, उसको हम देख लेंगे क्या करना है उसके साथ हमने। ये वाला जो सारा एरिया है इसको आप करेंगे सिलेक्ट। इसी तरह ये जो सरफेस मैंने सेलेक्ट किया है इस सारे को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक बाउंड्री बनाएंगे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पर भी हम कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री ही क्रिएट करेंगे। कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री मॉडल के ऊपर क्लिक किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा बाउंड्रीज बनी हैं इनको हम करेंगे सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये डिलीट कर दिया। तो ये जनाब आपके पास ये इसके अलोंग इस पॉकेट के अलोंग बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपली
फिर से हमने यहाँ पर 3D ऑफसेट फिनिशिंग का टूल पाथ जो है इसको सेलेक्ट करना है। सारे पैरामीटर वैसे रहेंगे, जस्ट आपने कैलकुलेट करना है इसको। ले जनाब, ये आपका इनसाइड जो है ये बाउंड्री, ये आपका टूल पाथ कंप्लीट हो चुका है। अब कौन कौन सी सर्फेसेस बाकी रह गई हैं हम उनको देखेंगे। उनमें से जनाब ये वाली सरफेस है हमारी, ये सरफेस है, और इसके साथ साथ हमारी ये सरफेस है, ये सरफेस है, और ये सरफेस है। अच्छा, इस सरफेस को मशीन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। मैं ऑलरेडी, चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने जो भी आपको ट्यूटोरियल एक्सप्लेन करना होता है उसको मैं पहले खुद प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि आपको मैं डिटेल के साथ जो है वो हर चीज़ को बता सकूँ। सच्ची बात तो ये है कि जनाब, डायरेक्ट अगर मैं इसमें आ जाऊँगा तो कई चीज़ों में मैं खुद फंस जाता हूँ। तो मैं जब खुद फंस जाऊँगा किसी चीज़ के अंदर, तो आप कहेंगे कि जनाब इसको खुद तो आता नहीं है, तो ये हमें क्या सिखाने आ गया। तो लिहाजा करना पड़ता है, ठीक है। आपके तानों से, आपकी बातों से बचना पड़ता है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, हर किसी को करनी पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, ये सरफेस मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा वो भी बता देते हैं, अभी बता देते हैं आपको। उसकी वजह यह है कि ये जो ये दीवार है ना, ये वाली, ये इसके अंदर ड्राफ्ट का लिहाज नहीं रखा गया, ये अंदर की तरफ झुकी हुई है। तो क्या करेगी, ये इस फेस के ऊपर छाँव कर रही है, ठीक है, आड़ बना रही है कि जी इस फेस को भी मशीन नहीं करने देगी वो, ठीक है, इस फेस को भी मशीन नहीं करने देगी वो। इसलिए जो है ये इस एरिया के ऊपर जो है वो मशीनिंग अच्छी नहीं होगी। ये सारे का सारा एरिया ऐसा ही है, इस पर मशीनिंग अच्छी नहीं होगी। ये मॉडलिंग का डिफेक्ट है। बहरहाल, जिस तरह मैं आपको इसका टूल पाथ बना के दिखाऊंगा, टूल पाथ बनेगा ऐसे ही, लेकिन जो इसमें मसला आ रहा है वो मसला आ रहा है इसके ड्राफ्ट की वजह से। ये देखिए ना, मैं ड्राफ्ट एनालिसिस भी करता हूँ ना इसका, ड्राफ्ट एंगल। तो ये देखिए, ये देखें, ये वाल जो है इसने हाईलाइट की है कि ये इसमें इशू है। इसी तरह ये देखें, यहाँ से लेकर ये चलती 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 यहाँ तक आ रही है, जो कह रही है कि जनाब इसमें इशू है, इस वाल में इशू है। तो इशू आएगा, इशू आएगा, और वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ऊपर तानो तशनी करने से बेहतर है कि आप एक बार मॉडल को भी खुद भी देख लें। मैं तो काबिल इंसान नहीं हूँ, निकम्मा हूँ, आप अच्छे इंसान हैं, काबिलियत से भरे हुए हैं। हो सकता है आप इससे बेहतर टूल पाथ बना लें, लेकिन चलें, बहरहाल मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम आएंगे जनाब, फिर से कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री हम सेलेक्ट करेंगे, मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये हमारी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा इसके अंदर गंद मचा हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह ये बाउंड्रीज जो हैं इनको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। ये बाउंड्रीज हमारी डिलीट हो गई। अब ये जो बाकी बाउंड्री है इसके अंदर हमारा टूल पाथ चलेगा। अब हमने इस बाउंड्री के अंदर या इस रीजन के अंदर जो टूल पाथ चलाना है वो है जनाब आपका बुल मिल। यहाँ पर हम बुल मिल इस्तेमाल करेंगे। इसको रीनेम कर देते हैं, फिनिश पॉकेट 2। अब हम आएंगे टूल पाथ्स के अंदर, फिनिशिंग के अंदर, और अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड कांस्टेंट जी, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड, यानी इसको और ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्टिमाइज्ड है, बेहतरीन है। अच्छा जी, ये एंड मिल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बुल मिल 8 BM8, जिसका टिप रेडियस 1 mm है। लिमिट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लिमिट टू सेंटर करेंगे, और यहाँ पर हम स्पाइरल इसको ऑफ कर देंगे। बाकी सारी ऑप्शन जो हैं, स्टेप ओवर की वैल्यू 3 रहेगी, और इसको हम करेंगे कैलकुलेट। नहीं जनाब, ये उसके अलॉन्ग हमारा टूल पाथ बन चुका है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पर ये टूल पाथ हमारा जनरेट नहीं हो सकेगा, थोड़ा सा इशू आएगा। तो उस इशू की वजह से ये देखें, यहाँ पर ये टूल पाथ हमारा प्रॉपर
जनरेट नहीं हो सका, इस एरिया के ऊपर बना है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कुछ ये बना है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो सारे ड्राफ्ट की वजह से है। ये सरफेस वैसे मशीन होनी चाहिए थी, इसको अलहदा से मशीन किया जा सकता है, ये वाली सरफेस जो है ना इसको अलहदा से मशीन किया जा सकता है। ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इस सरफेस को मुझे मशीन करके बताएं, मैं तो निकम्मा आदमी हूँ, हो सकता है कि आप इसको मशीन कर लें। कमेंट के अंदर इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इसको मशीन कर लेते हैं तो मुझे बताइएगा, ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। अच्छा जी, ये एक टूल पाथ है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं तो इसको कर देता हूँ डिलीट, इस सरफेस की वजह से ये सारा मसला आ रहा है। अच्छा, ये जो पॉकेट है, अब ये पॉकेट है, ये दो पॉकेट्स रह गई हैं, इनको हम करेंगे अब मशीन, इन दोनों को करेंगे एडिट, डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, और इनका पर्दा जो है उठा देंगे। और अब बारी है इनकी, क्या करना है, इन दोनों के ऊपर बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री कैसे बनानी है जी, क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइन, और यहाँ पर कंपोजिट कर्व के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एज के ऊपर क्लिक करके तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे और बाउंड्री को सेव कर देंगे। इसी तरह इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे, बाउंड्री को सेव करेंगे। दो बाउंड्रीज़ हमने अलोंग बना ली हैं, इसके जो हमारे पास ये एजेस हैं। अब हम इस बाउंड्री को कर्व एडिटर की मदद से एडिट करेंगे और प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो ये देखें, ये हमारे Z के साथ लग गई है, Z के साथ लग गई है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह भी आपको अभी पता लग जाएगी। अगर हम सिर्फ इन एजेस के ऊपर बाउंड्री रखते और रफिंग का टूल पाथ बनाते तो हो सकता है कि हमारा टूल जो है वो बाहर वाली सरफेस को डैमेज कर देता है। इसलिए मैंने इसको प्रोजेक्ट करवाया, तो हमारा टूल पाथ जस्ट इन्हीं लाइंस के अंदर ही रहेगा, इसी पॉकेट के अंदर ही रहेगा। अब हमने आना है इसकी रफिंग की तरफ। 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस को हम करेंगे सेलेक्ट, और हम यूज़ करेंगे इसमें हमारे पास जो टूल है वो है एंड मिल 8 का, और इसमें हम थिकनेस करेंगे 0.35 ही रखेंगे। स्टेप ओवर की वैल्यू हम रखेंगे 6, स्टेप डाउन रखेंगे 0.25, ऑफसेट में मेंटेन कट डायरेक्शन अनचेक। और चूँकि हमारे पास स्टेप डाउन बहुत कम है इसलिए लीड इन में मैं रैंपिंग नहीं रखूँगा, इससे टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। एक दूसरा काम आपने ये करना है कि ब्लॉक एडिटर के अंदर जाकर आपने अपने ब्लॉक को वो जो पॉकेट्स हैं उनके करीब तर ले आना है, तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। उसकी अफादियत भी आपको अभी मैं बता देता हूँ, आपको ज़्यादा लाइनें टूल पाथ की काटनी नहीं पड़ेंगी। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने टूल भी सिलेक्ट कर लिया, अब आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये देखें जी, आपका टूल पाथ बना है। अब मुझे बताएं कि जो मैंने बाउंड्री प्रोजेक्ट करवाई थी उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ये देखें, आपका टूल पाथ जो बना है वो थोड़ी सी लाइनें इसकी बाहर हैं, वो हम करेंगे काट देंगे इसमें से, ठीक है, वो हम इसमें से काट देंगे। टूल के अंदर आकर एंड मिल 8 को हम करेंगे हाइड, मॉडल को हाइड करेंगे, ब्लॉक को हाइड करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ना इनको हम करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन जो हैं इनको हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, एडिट, डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। तो ये आपकी डायरेक्ट पॉकेट स्टार्ट हो रही है, ये फ़ायदा हुआ है बाउंड्री का। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद से इसको जो है बाउंड्री को प्रोजेक्ट किए बगैर यहाँ पर मशीनिंग करके देखें, आपका ये फेज़ जो है ये नहीं बचेगा। यहाँ पर लाजमी बात है कि कटर जो है ये जाएगा और आपकी डिस्टर्बेंस जो है वो वहाँ पर होगी। अच्छा, ये हो गया। ये है जी रफ़, एंड मिल 8, शोही में लिख रहा हूँ, जल्दी लिखा ही नहीं जा रहा। अच्छा जी अब हमने इसको कराना है फिनिश। बुल मिल 8 के साथ हम इसको फिनिश करवा सकते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को। अब इसमें यूज़ करेंगे हम जो हमारे पास सॉरी, अब इसको अलग-अलग जो है वो हमें मशीन करना पड़ेगा। कैसे करने पड़ेगा इस बाउंड्री को हम कर देते हैं हाइड, और फिर से एक नई बाउंड्री बनाते हैं यूज़र डिफाइन, और इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, मॉडल के ऊपर क्लिक करते हैं, जो बाउंड्री चाहिए वो रख लेते हैं, बाकी को कर देते हैं हम डिलीट, ठीक है। ये वाला अब इस एरिया के अंदर हम
जो है वो एंड मिल 8 के साथ प्रोग्राम बनाएंगे फिनिशिंग का। अब हम यूज़ करेंगे स्टीप एंड शैलो फिनिशिंग, स्टीप एंड शैलो फिनिशिंग ओके करेंगे, क्योंकि मैं ये जो शैलो एरिया है इसके ऊपर मैं स्टेप ओवर ज़्यादा रखना चाहता हूँ, और जो मेरा स्टीप एरिया है वहाँ पर मैं स्टेप डाउन की वैल्यू कम रखना चाहता हूँ। यही सहूलत स्टीप एंड शैलो के अंदर है, बाकी ये मिलता जुलता ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट फिनिशिंग के साथ है। स्पायरल करेंगे इसको भी स्पायरल करेंगे, कट डायरेक्शन एनी करेंगे, और स्टेप डाउन की वैल्यू मैंने कम रखनी है, और स्टेप ओवर की वैल्यू जो है वो मैं रखूँगा ज़्यादा, तकरीबन 3 mm, और स्टाइल मेरा 3D ऑफसेट ही होगा, और इनसाइड बाउंड्री मेरा टूल पाथ चलना चाहिए, और टूल मैं सिलेक्ट करूँगा एंड मिल 8 का, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा फिलेट वगैरह नहीं लगा हुआ, तो ये शार्प एजेस हैं, शार्प एजेस जो हैं वो एंड मिल 8 से कवर होंगे, रेडियस टूल से नहीं होंगे। कैलकुलेट करते हैं इसको, ले जनाब ये देखें, ये मेरा स्टीप एरिया था, शैलो एरिया था, वहाँ पे स्टेप ओवर की वैल्यू देखें, और जहाँ पर मेरा स्टीप एरिया था वहाँ पर देखें स्टेप ओवर हमारा, स्टेप डाउन हमारा कम है। एक्स्ट्रा जो लाइनें इसमें हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, ये हो गया। अब इसकी बारी है, यहाँ पर हम बॉल नोज इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया हमारा स्टीप एंड शैलो फिनिश, खाली फिनिश कह देते हैं इसको। अच्छा जी, इसके ऊपर बाउंड्री हम क्रिएट करेंगे, यूज़र डिफाइन बाउंड्री, मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम इसके अंदर पहले तो हम फिनिशिंग करवाएंगे जो है वो बॉल नोज के साथ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ना मटेरियल बच जाएगा, उसको हम एंड मिल के साथ रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी चलाएंगे, फिनिशिंग ऑप्टिमाइज्ड कॉन्स्टेंट जी, ऐसा टूल पाथ जिसको मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये तो कभी भी नहीं हो सकता जनाब, हर बंदे को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है, हर सॉफ्टवेयर की होती है, ये नाम ही गलत है। 0.25 स्टेप ओवर है, एंड मिल बॉल नोज 8, कैलकुलेट। अच्छा ये मेरा ख्याल है इसमें इसने ये देखें यूज़ सेपरेट शैलो स्टेप ओवर, इसमें भी ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम अनचेक कर देते हैं। एक जैसा हम स्टेप ओवर इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो इसके एज के ऊपर लाइनें हैं ना उसको हम करेंगे डिलीट, क्योंकि ये एज को ख़राब करेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर टूल पाथ एडिट डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, लें जी ये हमारा टूल पाथ बन गया। अब चूँकि बालनोज है तो क्या होगा, ये वाला शार्प है जो है ये जनरेट नहीं हो सकेगा, तो यहाँ पर हम अलग से कॉन्स्टेंट जी चला लेते हैं जी, इतनी कौन सी परेशानी है। फिनिशिंग कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग ओके। अब आएंगे हम यहाँ पर टूल सिलेक्शन के अंदर एंड मिल 8 सेलेक्ट किया, और यहाँ पर स्टेप डाउन जो है वो 0.2 कर देते हैं, और हम इसको करते हैं कैलकुलेट। स्पाइरल है जो, तो टूल पाथ ये इसके लॉन्ग है उसको हम रख लेंगे, और बाकी सारे को पकड़ के उड़ा देंगे। एडिट टूल पाथ, एडिट डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, है जितनी भी कोशिश करें उतना टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी हो ही जा रही है। आप में से कई उठ के यही कहेंगे जनाब वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वीडियो लंबी करते जा रहे हो, फजूल चीज़ें बता रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं होता। एडिट डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, मेरी तो हतुल-इम्कान कोशिश होती है कि जल्द से जल्द वीडियो को जो है वो मुकम्मल करें। ले जनाब आपकी डाई सारी मशीन हो गई। सबसे पहले क्या किया हमने, रफ़ करवाया, उसके बाद सेमी रफ़ फिनिश करवाया एंड मिल 8 के साथ, बॉल नोज 8 के साथ, बॉल नोज 8 के साथ अंदर वाली पॉकेट, बॉल नोज 8 के साथ फिर अंदर वाली पॉकेट, एंड मिल 8 के साथ ये जो हमने पर्दा लगा के जगह रोकी थी वहाँ पर उसको मशीनिंग किया, फिर उसको फिनिश किया, फिर उसको फिनिश किया, और फिर उसको फिनिश किया, ठीक है। ये वाली पॉकेट्स इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अमीर हो गया हूँ वॉच टाइम बढ़ने की वजह से, ठीक है। डॉलर ही डॉलर आ गए हैं। हो नेगेटिव जो लोग हैं ना वो नेगेटिव बातें ही करते हैं, दुख होता है इस तरह के लोगों की बातें सुन के। इतनी मेहनत से बंदा लेक्चर रिकॉर्ड करता है
और आगे से इन लोगों के ये कमेंट आ रहे होते हैं कि जी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वीडियो लंबी कर रहे हो। ले जी, ये हमारा जो है लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। डाई हमने कंप्लीट मशीनिंग कर लिया। एनसी कोड अब आपको पिछले 2 लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ कि एनसी प्रोग्राम कैसे जनरेट करना। हाँ, इंडिविजुअल प्रोग्राम कैसे जनरेट करना है उसके बारे में मैंने नहीं बताया। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप किसी भी टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करें, क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका अकेला अकलौता टूल पाथ एनसी प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आपने उसको उसी तरीके के साथ आपने पोस्ट प्रोसेसर चूज़ करना है, ठीक है। फिर आपने मशीन ऑप्शन फाइल चूज़ करनी है, लोकेशन चूज़ करनी है, तो आपने इसको राइट कर देना होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एक शॉर्टकट है, वो ये है कि आपको हर बार पोस्ट प्रोसेसर या लोकेशन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पावर मिल में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी पड़ती है कि ऑलवेज़ फनूक पोस्ट प्रोसेसर इस्तेमाल करो और ऑलवेज़ लोकेशन ये वाली इस्तेमाल करो। वो उसके बारे में भी मैं कमिंग लेक्चर के अंदर बताऊँगा जैसे ही टाइम मिला। तो ये हमारा लेक्चर हो गया ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।